नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने YouTube चैनल विवेक जीएस क्लासेज एपिसोड 6 के पार्ट 2 में आपका स्वागत करता हूँ। एपिसोड 6 के पार्ट 1 में मैंने वायुदाब के बारे में एक विस्तृत चर्चा की थी कि वायुदाब क्या होता है, वायुदाब का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वायुदाब मापने का उपकरण क्या है, धरातल पर सबसे अधिक वायुदाब कहाँ पाया जाता है, धरातल पर न्यूनतम वायुदाब कहाँ पाया जाता है, संदाब रेखाएं किसे कहते हैं, पैराक्लिनिक ढाल क्या होता है, इसके बारे में एक विस्तृत चर्चा मैंने वायुदाब के बारे में की थी। इसको अगर आपने नहीं देखा, एपिसोड पार्ट 1 को अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पार्ट 1 का लिंक लिख दूंगा, आप उसको देख लेंगे। आज मैं वायुदाब की पेटी की चर्चा करूँगा। एपिसोड 2 के अंतर्गत एपिसोड 6 के पार्ट 2 में मैं आज वायुदाब की पेटी की चर्चा करूँगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन इससे बनता है कि ग्लोब पर वायुदाब की कितनी पेटियां। कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो आप इसको देखेंगे मैप में, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो बॉक्स बना हुआ है, ग्लोब है, इसमें वायुदाब की एक पेटी यह होगी, दूसरी पेटी यह, तीसरी पेटी यह, चौथी पेटी, पांचवी पेटी, छठी पेटी और सातवीं। अर्थात ग्लोब पर वायुदाब की कुल कितनी पेटियां निर्धारित हुई? 7। लेकिन अगर हम देखें उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर, उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर वायुदाब की कितनी पेटियां हैं, तब हम कहेंगे कि उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर वायुदाब की पेटियों को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 2 भाग हैं? तो पहला जो पेटी है, पहली जो पेटी है उसको नाम दिया गया तापजन्य वायुदाब पेटी। क्या नाम दिया गया? तापजन्य वायुदाब पेटी। और दूसरी जो वायुदाब की पेटी है उसका नाम दिया गया है गतिजन्य वायुदाब पेटी, डायनेमिक एयर प्रेशर पेटी, गतिजन्य वायुदाब पेटी। इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं कि तापजन्य वायुदाब पेटी क्या है और गतिजन्य वायुदाब पेटी क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पर वायुदाब की पेटी का निर्धारण सूर्य के तापमान के आधार पर अर्थात सूर्यातप के आधार पर होता है, उसे हम कहते हैं तापजन्य वायुदाब पेटी। क्लियर है? लेकिन जहां पर वायुदाब का निर्धारण सूर्यातप के आधार पर न होकर पृथ्वी की घूर्णन गति के आधार पर होता है, उसे हम कहते हैं गतिजन्य वायुदाब पेटी, डायनेमिक एयर प्रेशर पेटी। अब आप पूछेंगे कि तापजन्य वायुदाब पेटी के अंतर्गत कौन कौन से वायुदाब की पेटी आती है और गतिजन्य वायुदाब के अंतर्गत कौन कौन से वायुदाब की पेटी आती है, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। यूपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से वायुदाब की कौन सी पेटी गतिजन्य है और निम्न में से वायुदाब की कौन सी पेटी जो है वह तापजन्य है। उसमें 4 ऑप्शन दिया गया। अब आप लोग समझ जाएंगे इस फिगर को, तो आप लोग आराम से इस क्वेश्चन का हल कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं धरातल के बीचों बीच का, ग्लोब के बीचों बीच का जो क्षेत्र है उसको नाम दिया गया भूमध्य रेखा। नाम से स्पष्ट है, भूमि के बीच से होकर गुजरने वाली रेखा। यह क्षेत्र जो है वह क्षेत्र है जहां पर सालों भर सूर्य की किरणें बिल्कुल वर्टिकल पड़ती है। जब सालों भर सूर्य की किरणें बिल्कुल वर्टिकल पड़ती है तो यहाँ पर क्या होता है? तापमान स्वाभाविक रूप से ऊंचा होता है। और जब तापमान ऊंचा होगा तो क्या होगा? यहाँ से संवहन धाराएं के रूप में हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी और ऊपर उठकर ऊपर की ओर जाएगी तो क्या होगा? धरातल पर या धरातल के समीप में क्या होगा? एक हैवी लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। तो यहाँ पर जो निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र बना, इसका कारण क्या है? सूर्य की किरण, सूर्यातप के कारण धरातल की हवा गर्म होकर ऊपर उठी, जिसके कारण धरातल पर लो प्रेशर का क्षेत्र बना। तो इसको हम कहते हैं तापजन्य वायुदाब की पेटी। पहला क्या हो गया? भूमध्य रेखा का क्षेत्र, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र, लो प्रेशर बेल्ट। यह कैसा है? तापजन्य। दूसरा जो तापजन्य वायुदाब की पेटी है वह है पोलर एरिया, 90 डिग्री नॉर्थ पोल का क्षेत्र और 90 डिग्री साउथ पोल का क्षेत्र। यहाँ पर इतना कम तापमान पाया जाता है कि यहाँ पर पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव नगण्य हो जाता है और यहाँ पर तापमान के अनुकूल वायुदाब पाया जाता है। अर्थात क्या है कि यहाँ पर तापमान काफी कम है तो यहाँ पर क्या हो गया? हाई प्रेशर का बेल्ट बन गया। तापमान कम, वायुदाब ऊंचा। ध्यान दीजिएगा, तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है या विलोम संबंध होता है। यहाँ पर देखिए तापमान अधिक तो क्या हो रहा है? वायुदाब निम्न। यहाँ पर तापमान कम तो वायुदाब क्या हो गया? उच्च। तो ग्लोब पर
दो क्षेत्र हैं जो तापजन्य वायुदाब के क्षेत्र हैं। पहला है भूमध्यरेखीय और दूसरा है पोलर लो प्रेशर, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट। अब इन सारे बेल्ट को हम एक एक करके समझ लेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि कौन सी तापजन्य है और कौन सी गतिजन्य है। अब आ जा रहे हैं गतिजन्य। गतिजन्य वायुदाब की पेटी हम पहले ही बता दें कि गतिजन्य वायुदाब की पेटी वह पेटी होती है जहां पर सूर्यातप का प्रभाव कम होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, जिसके कारण इस क्षेत्र को गतिजन्य वायुदाब की पेटी के नाम से जाना गया। इसमें ग्लोब के निम्न वायुदाब की पेटियों को शामिल किया गया। कौन कौन? तो सबसे पहला देखिएगा, यह है 30 डिग्री से 35 डिग्री का क्षेत्र, 30 डिग्री से 35 डिग्री और 60 से 65 के बीच का क्षेत्र। मतलब दोनों थर्मल बेल्ट के बीच, दो यहां और दो यहां, 4, तो दोनों थर्मल बेल्ट के बीच का क्षेत्र कौन कौन? 30 डिग्री से 35 डिग्री और 60 डिग्री से 65 डिग्री। ये वायुदाब की पेटियां जो है वह गतिजन्य है। तो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे। पहला जो है 30 से 35 डिग्री, उस वायुदाब की पेटी को नाम दिया गया उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का बेल्ट, उपोष्ण कटिबंधीय हाई प्रेशर बेल्ट। और दूसरा कौन सा है? 60 से 65 डिग्री के बीच में जो वायुदाब की पेटी पाई जा रही है उसका नाम है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। क्या नाम दिया गया? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। तो ये दोनों बेल्ट जो है यह क्या है? गतिजन्य है, और ये दोनों बेल्ट क्या है? तापजन्य। अब आप बताएंगे फिर 7 बेल्ट कैसे हुआ? तो यह एक और प्लस यह 2 इक्वल टू 3, यह भूमध्य रेखा 1, भूमध्य रेखा 1 और 2 पोलर, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो कितना हो गया टोटल वायुदाब की पेटी? 3। और यहाँ पर क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय हाई प्रेशर बेल्ट, यह दोनों गोलार्ध में 30 से 35, एक यह है और एक 30 से 35 से है, तो यहाँ पर करेंगे 2। और उपध्रुवीय भी दोनों गोलार्धों में, 60 से 65 के बीच में दोनों गोलार्धों में, देखिए 60 से 65 यहाँ भी है, 60 से 65 यहाँ भी है, तो यहाँ पर क्या हो गया? उपध्रुवीय भी 2, तो 2 2 कितना हो गया? 4, 4 और 3 7। वायुदाब की कुल कितनी पेटियां निर्धारित हो गई? 7 पेटियां। अब हम समझेंगे कि यहाँ पर निम्न वायुदाब की पेटी क्यों है? हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि धरातल की हवाएं जो हैं वह धरातल पर जो है लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। क्योंकि यहाँ पर हवाओं का वर्टिकल मूवमेंट होता है, तो क्या होता है? ऐसा पता ही नहीं चलता है कि यहाँ हवा चल रही है। इसलिए इस क्षेत्र को शांत क्षेत्र, रीजन ऑफ काम के नाम से जाना जाता है। शांत क्षेत्र, इसे डोल्ड्रम के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, डोल्ड्रम की चर्चा फ्लोन महोदय ने की। उन्होंने कहा कि डोल्ड्रम का विस्तार जो है विषुवतरेखीय क्षेत्र में, पूरे विषुवतरेखीय क्षेत्र में क्रमबद्ध मेखला के रूप में नहीं है, यह टूटी हुई रूप में, ब्रेकेज के रूप में। और अगर इस ब्रेकेज को कंप्लीट मिला ले तो यह 200 डिग्री देशांतरों के बीच पाया जाता है। और ग्लोब पर इसके 3 प्रमुख क्षेत्र, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि पहला डोल्ड्रम का क्षेत्र एक क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में है या नहीं, तो आपको बताएंगे कि डोल्ड्रम का क्षेत्र क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में नहीं है, यह 3 पैकेट में है। पहला पैकेट, इसका जो सबसे बड़ा पैकेट है 1600 किलोमीटर की चौड़ाई वाला क्षेत्र है, इसको कहा जाता है हिंद प्रशांत महासागरीय डोल्ड्रम का क्षेत्र। क्या नाम है? हिंद प्रशांत महासागरीय डोल्ड्रम का क्षेत्र। दूसरा जो बेल्ट है इसका वह है अफ्रीका का पश्चिमी किनारा। अफ्रीका के पश्चिमी किनारे का जो डोल्ड्रम का क्षेत्र है वह दूसरी पेटी है। और तीसरी जो पेटी है डोल्ड्रम का वह है मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर। तो ये 3 क्षेत्र मिलाकर 200 डिग्री देशांतरों के बीच में डोल्ड्रम का क्षेत्र है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि डोल्ड्रम के क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व दिशा में हवाएं चलती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में हवाएं चलती है, जिसे फ्लोन महोदय ने विषुवतीय पछुआ हवा का नाम दिया। इस क्षेत्र में दोनों गोलार्धों की हवाएं आपस में आकर मिलती है, अर्थात दोनों गोलार्धों की हवाओं का आपस में अभिसरण होता है। जब यह अभिसरण उत्तरी गोलार्ध में होता है तो इसे कहते हैं NITC। क्या कहते हैं? NITC, नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। और जब यह अभिसरण जो है वह दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो इसे कहेंगे SITC, साउथ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। ध्यान दीजिएगा, सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन के आधार पर इसका भी स्थान परिवर्तन होता है और यह उत्तर और दक्षिण की ओर शिफ्ट करती है। तो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र आपका डोल्ड्रम का क्षेत्र हम आपको बताएं। निम्न वायुदाब की पेटी क्यों बनता है हम आपको बताएं। अब दूसरी जो वायुदाब की पेटी है वह है उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। इस क्षेत्र में भी तापमान ऊंचा होता है।
ध्यान दीजिएगा 30 से 35 डिग्री का क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर धरातल पर सबसे ऊंचे तापमान का क्षेत्र है। लीबिया का अल अजीजिया इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो धरातल का सबसे गर्म स्थान है। लेकिन तापमान के विपरीत यहां वायुदाब की स्थिति पाई जाती है। जाहिर सी बात है, तापमान ऊंचा है तो नियम से क्या होना चाहिए, तापमान ऊंचा तो वायुदाब कम। अभी हम बताएं विलोम संबंध है, लेकिन यहाँ पर क्या है देखिएगा, उच्च वायुदाब, तापमान भी ऊंचा है और वायुदाब भी ऊंचा है। तो इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके पीछे कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव के कारण यहाँ से हवाएं जो है वह, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या होता है कि यहाँ से हवाएं किधर भी फैली और विषुवतीय के क्षेत्र से ऊपर उठी हवाएं और उपध्रुवीय क्षेत्र की हवाएं दोनों यहाँ आकर के सबडक्ट करती है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मूल कारण क्या है कि विषुवतीय के क्षेत्र से जो ऊपर उठी हवाएं हैं वह दोनों गोलार्धों में आ रही हैं 30 से 35 के बीच में, और उपध्रुवीय क्षेत्र की भी हवाएं जो है वह यहाँ पर आकर मिलती है। तो ध्यान दीजिएगा ऊपरी वायुमंडल में उपध्रुवीय क्षेत्र और भूमध्यरेखीय क्षेत्र की निम्न वायुदाब की हवाओं का टकराव होता है और वहां पर टकराव के कारण उनका अभिसरण हुआ, और अभिसरण कहाँ हुआ, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी में। तो जिसके कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है। एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए कि उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी किस तरह की है, हाई प्रेशर का है या लो प्रेशर का है, तो आप बताएंगे हाई प्रेशर का क्षेत्र है, उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। कारण क्या है, पृथ्वी की घूर्णन। तीसरा जो महत्वपूर्ण बेल्ट है यह है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। स्पष्ट है कि यहाँ पर उपध्रुवीय क्षेत्र मतलब पोलर एरिया के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ भी तापमान जो है वह काफी कम पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर फिर देखिए तापमान कम तो वायुदाब क्या होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, अर्थात यह लो प्रेशर का क्षेत्र है। कारण क्या है, इसका कारण भी है पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यहाँ से दोनों दिशाओं में हवाएं ऊपर की ओर फैलती है और एक 30 से 35 की ओर आती है और एक पोलर एरिया की ओर आती है, जिसके कारण यहाँ पर लो प्रेशर का बेल्ट पाया जाता है। यह दोनों गोलार्धों की स्थिति है। और लास्ट है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। यहाँ भी पृथ्वी की घूर्णन का प्रभाव पड़ता है, लेकिन तापमान इतना कम है कि पृथ्वी की घूर्णन का प्रभाव यहाँ नगण्य है, अर्थात यहाँ तापमान के अनुकूल उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है। तो ये ग्लोब की कुछ पेटियां हैं। इन वायुदाब की पेटियों के आधार पर ग्लोब पर अस्थाई पवन चक्र का विकास हुआ, अस्थाई पवनों का विकास हुआ। अस्थाई पवन वैसे पवन होते हैं जो एक निश्चित दिशा में सालों भर चलती है, निश्चित दिशा में सालों भर चलती है। तो ध्यान दीजिएगा इस 7 वायुदाब पेटियों के बीच में अस्थाई पवन के रूप में 3 प्रमुख पवनों का विकास हुआ है। वे कौन कौन से हैं, तो देखिएगा पहला है व्यापारिक पवन। नंबर 1 कौन सी पवन है, व्यापारिक पवन। नंबर 2 कौन सा है, तो व्यापारिक पवन के ऊपर में देखिएगा पछुआ पवन, पछुआ पवन। नंबर 3 कौन सा है, इधर से आ रही है, पोल एरिया की ओर से आ रही है, जिसका नाम दिया गया ध्रुवीय पवन। तो ये 3 वायुदाब की, ये 3 अस्थायी पवन है जो इन 7 वायुदाब पेटियों के बीच विकसित हुए। अब आप इस फिगर पर आइए, देखिएगा इसी को मैंने समझाने के लिए इस फिगर में लाया है। यह 0 डिग्री का क्षेत्र, अर्थात यह क्या है, भूमध्यरेखा का क्षेत्र। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सूर्य की किरणें बिल्कुल वर्टिकल पड़ रही है। वर्टिकल पड़ने के कारण क्या होता है, धरातल की वायु गर्म होकर देखिए ऊपर उठ रही है। धरातल की वायु जो है वह गर्म होकर ऊपर की ओर उठ रही है, और ऊपर उठने के बाद यहाँ आकर यह कंडेंस हो रही है ऊपरी वायुमंडल में और ठंडी हो रही है, और उसके बाद यह एक इधर आई एक इधर आई, अर्थात दोनों गोलार्ध में गई। ठीक है, देखिए एक इधर आ रही है एक इधर आ रही है, और दोनों गोलार्धों में कहाँ है, 30 से 35 के बीच में यहाँ या नीचे उतर रही है। ठीक है, और उसके बाद एक पवन यहाँ से जब नीचे उतरी तो यहाँ पर से इधर आई और एक यहाँ नीचे उतरी इधर आई। तो एक कंप्लीट सेल, इस तरीके से एक सेल बन रहा है। देखिएगा उत्तरी गोलार्ध में भी दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये जो सेल है, इस सेल की सबसे पहले खोज हेडली महोदय ने की थी, इसलिए इस सेल को नाम दिया गया हेडली सेल। अगर आपसे पूछा जाए कि हेडली सेल का निर्माण कहाँ होता है, तो आप कहेंगे उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हेडली सेल का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है कि उपध्रुवीय क्षेत्र में क्या बताया हम, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हवाओं का फैलाव होता है। तो यहाँ पर से पवन ऊपर उठी, एक पोल की ओर आई और एक 30 से 35 डिग्री की ओर गई, तो जिसके कारण पुनः एक चक्र यहाँ पर बन रहा है। यहाँ से पवन ऊपर उठी या नीचे आई और यहाँ से फिर एक पवन चली, जिसको नाम दिया गया पछुआ पवन, जिसकी दिशा पश्चिम से पूर्व होती है, इसलिए नाम दिया गया इसका पछुआ पवन।
तो फिर एक सेल बना या दोनों गोलार्धों में, तो इन दोनों सेल को नाम दिया गया फेरल सेल। और लास्ट जो सेल बना इसको नाम दिया गया है ध्रुवीय सेल, ध्रुवीय कोशिका। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। इन पॉइंटों के आधार पर अब हम अगले टॉपिक में चलेंगे, जो हमारे वायुदाब की पेटियों के आधार पर ग्लोब पर जो स्थायी पवन पेटियों का विकास हुआ है उनकी चर्चा करेंगे। तो हमारा अगला जो टॉपिक होगा ग्लोब पर विकसित होने वाले अस्थायी पवन और उनका कारण। धन्यवाद।